हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीयूईटी बीएससी मैथ के जो आपका सिलेबस डिस्कशन था वो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सिलेबस डिस्कशन में चूंकि आप जानते होंगे कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं आज केवल फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस करूंगा कि कितना आपको एग्जाम में पढ़ना है और किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको एग्जाम में किससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या इन सारी चीजों के बारे में इस सिलेबस डिस्कशन में बात करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी सिलेबस डिस्कशन किसका, फिजिक्स का। और मैंने सीयूईटी बीएससी मैथ का फॉर्म किस प्रकार से भरना है, मार्किंग सिस्टम क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में अपना सिलेबस, जो कि फिजिक्स का सिलेबस कि क्या क्या हमको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सिलेबस डिस्कशन। तो बात करते हैं आपके कुल कितने यूनिट्स हैं। इसमें आपको पूरे 10 यूनिट्स दिए गए हैं, यूनिट वाइज आपके डिवाइड हैं। तो 10 यूनिट में से आपको 10 यूनिट है आपका, 10 यूनिट में से आपको लाइन बाय लाइन यूनिट वाइज में आपको चैप्टर से आपको कितना पढ़ना है, उन सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला यूनिट जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो जो आपका 12th का जो नॉर्मल सिलेबस रहता है ना, वही सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, तो आपका जो आपका नॉर्मल सिलेबस रहता है 12th का, वही सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या रहता है, स्थैतिक विद्युतिकी, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक विद्युतिकी। तो इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लेंदी है। तो हम लोग इसको सोचेंगे कि थोड़ा कम से कम वीडियो, तो इसका सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, पहले आपको यहाँ पे पहले पॉइंट पे क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विद्युत आवेश और उनका संरक्षण कैसे होता है, ये सारी चीजें जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल आप नाम जान लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, कूलॉम्ब लॉ हो गया आपका, फोर्स कूलॉम्ब लॉ और फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदु के बीच की जो आवेश होते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करना है। दो बिंदु आवेशों के बीच बल जो होता है उसको डिस्कस करना है। और बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मतलब कई सारे चार्जेस अगर हो तो वहां पे किस प्रकार से फोर्स आपका अप्लाई होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस करना है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के भी बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसको हम लोग हिंदी में सतत आवेश वितरण कहते हैं, जो यूपी बोर्ड से बच्चे पढ़े होंगे 12th। ठीक है, आते हैं सेकेंड, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव पर बल आघूर्ण रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके किस में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। तो और भी है इसमें, और चीजें हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम के क्या स्टेटमेंट होते हैं और उसके एप्लीकेशन है, जिसमें कि हम लोग को क्या करना पड़ता है कि फाइंड फील्ड ड्यू टू इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और उसके बाद यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, तो अगर हम लोग स्फेरिकल सेल है तो उसके इनसाइड और आउटसाइड कैसे फील्ड हम लोग निकालेंगे, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करना है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस और डाइपोल एंड सिस्टम चार्जेस, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम और आपके ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
ठीक है। तो ये थे आपके ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इतने टॉपिक्स को डिस्कस करना है। इसी तरीके से आगे अब देखिए यहाँ पे कंडक्टर्स स्टार्ट हो गए आपके, तो कंडक्टर्स के अंदर कितने टॉपिक पढ़ने हैं उसको अलग अलग लिख दिया गया है, ठीक है। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर, फ्री चार्जेस, बाउंड चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, और डाई इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है आपका, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, इन पैरेलल, the capacitance of parallel plate capacitor with and without dielectric medium between the plates, energy stored in capacitor की आपका कैपेसिटर के अंदर कैसे एनर्जी स्टोर होती है, when they graph जनरेटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग को कंडक्टर में पढ़नी है, ठीक है। तो सारी चीजें एनसीईआरटी 12th अगर आप पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगी, ये सारी चीजें आपके 12th की ही है, ठीक है। तो अब हम लोग का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था वो आपका इतनी चीजें हम लोग को उसमें पढ़नी है, ठीक है। बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत धारा के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है। तो विद्युत धारा में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटेलिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, एंड दियर रिलेशनशिप विद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे सारी चीजों की, लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो ये सारी चीजें हम लोग को किसमें पढ़नी है, आपका इलेक्ट्रिक करंट के अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो और उसके बाद हमारा क्या है, कार्बन रेजिस्टर, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, और कार्बन रेजिस्टर, कलर कोड, ये सारी चीजें आपकी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है, ठीक है, जो कि यूनिट 2 है आपका। आगे बात करते हैं, इसमें क्या पढ़ना है, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को किरचॉफ्स लॉ एंड सिंपल एप्लीकेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज, जो सारे ब्रिजेस हैं आपके, पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल एप्लीकेशन, मेजरमेंट पोटेंशियल डिफरेंस, एंड फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये था आपका, किसके अंदर हम लोग को ये सारी चीजें पढ़नी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। अब आते हैं, अब हमारा शायद नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अब देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर विद्युत धारा में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या चीजें, क्या चेंजेस, क्या एप्लीकेशंस निकल के आते हैं वहां से, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग को डिस्कस करना है। तो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, बायो-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप में कैसे करंट आपका मूव कर रहा है, एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है। और स्ट्रेट एंड टोरॉइडल सोलेनोइडल फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइक्लोट्रॉन, ये सारी चीज जो भी आपके, जैसे आप बोर्ड का एग्जाम अगर दे रहे होंगे ना, तो बोर्ड में जो भी टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वही सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, डिफिनीशन ऑफ एम्पियर, टॉर्क एक्सपेरिमेंट बाय, किसके द्वारा टॉर्क का एक्सपेरिमेंट, ऑफ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग
क्वाइल गैल्वेनोमीटर, उसके बाद इट्स करंट सेंसिटिविटी एंड कंजर्वेशन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये था आपका किसके अंदर हम लोग को पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म के अंदर इतने सारे टर्म को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और भी है इसमें, जैसे आपका करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कैसे आपका डाइपोल मोमेंट वहां पे क्या क्रिएट होगा, ये सारी चीजें, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट के द्वारा आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी किस प्रकार से चेंज हो रही है अलोंग इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लास्ट है पैराडाई एंड फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस विथ एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ एंड परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपकी मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ सॉरी आपका जो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारी चीजें पढ़नी है, बाइलिंगुअली हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, वैसे आपको जल्दी मिलता नहीं है क्योंकि आपको जब साइट से आप डाउनलोड करेंगे सिलेबस को केवल आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, तो हमने आपको हिंदी इंग्लिश, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए आसानी रहे इसलिए मैंने बाइलिंगुअली इसको बनवा के अपने हाथों से लिख के इसको कन्वर्ट करवा के आपको यहाँ पे दे रहा हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, तो एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट, लेंज लॉ, एडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर उसके बाद आप लोग को पढ़ना है एसी के बारे में, तो अल्टरनेटिंग करंट में पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज, रिएक्टेंस के बाद आपको एम्पीडेंस, एलसी ऑसिलेशन, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, मतलब आपको केवल उसके थ्योरेटिकल पार्ट को जानना है, एलसीआर सीरीज सर्किट, रेजोनेंस, पावर इन एसी सर्किट, वेटलेस करंट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद हम लोग यूनिट 4 के अंदर आते हैं जहां पे हम लोग को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। जैसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर रहेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसमें रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल वेव और अल्ट्रावायलेट एक्सरेज, ये किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके किस प्रकार से रखी जाती हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये सारी चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी है। ठीक है, यूनिट 4 हो गया आपका, यूनिट 4 हो गया और यूनिट 5 रहेगा यहाँ पे ना, ये आपका कौन सा था, यूनिट 5 था, अच्छा यूनिट 6 है, सही है। ठीक है, तो ये ऑप्टिक्स, इसके अंदर ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, जो सारे वही आपके जो रिफ्लेक्शन, रोटेशन और आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट, ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, किसके अंदर आ जाएंगे, ऑप्टिक्स के अंदर। तो हम लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, लेंसेस, थिन लेंसेस और फॉर्मूला, थिन लेंसेस, मेकर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कॉन्टेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अ मिरर, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे पढ़नी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। क्यों आपका सूर्य अगर आपका राइज होता है और सेट होता है तो क्यों हमको रेड कलर का, क्योंकि आपका वहां पे स्कैटरिंग होती है। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, सभी चीजें आपको बताई जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो ह्यूमन आई इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट, मतलब आई में जो डिफेक्ट्स आते हैं उसका करेक्शन कैसे किया जाता है, जो आपके दो बीमारी होते हैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो यूजिंग लेंसेज कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। उसके बाद माइक्रोस्कोप्स, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग एंड दियर मैग्नीफाइंग पावर। तो माइक्रोस्कोप के बारे में भी बात करेंगे, उसके जो माइक्रो आपका रिफ्लेक्शन जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये था। उसके बाद आपको वेव ऑप्टिक्स आ जाएगा, जहां पे वेव फ्रंट के बारे में हाइगन्स प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलर वेव एट प्लेन सरफेसेस यूजिंग वेव फ्रंट्स। उसके बाद प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन विथ हाइगन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ क्या होता है, उसके बाद कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इस चीजों को हम लोग को वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, रिजॉल्विंग द पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो कैसे टेलीस्कोप को यूज करते हैं, पोलराइजेशन क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ब्रूस्टर लॉ क्या होता है, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड्स के बारे में बात करेंगे। तो यही सारी चीजें थी जो कि हम लोग को ऑप्टिक्स के अंदर पढ़नी थी, ठीक है। अब बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मतलब द्रव्य और विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या होती है, उन चीजों के बारे में हम लोग को इनके अंदर डिस्कस करना है। तो जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, हॉट्स एंड लिनार्ड्स ऑपरेशन हो गया, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रॉगली रिलेशन, डिवीजन, जर्मल एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट डिटेल शुड बी ओमिटेड, ओनली द कंक्लूजन शुड बी एक्सप्लेन, ठीक है। तो हम लोग को कंक्लूजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये थी आपकी डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर क्या क्या, एनर्जी बैंड इन सॉलिड, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, हम लोग को थ्योरेटिकल पार्ट जानना है। तो कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर डायोड, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड रिवर्स बायस डायोड एंड रेक्टिफायर, इसकी भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, जेनर डायोड, ये भी इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह किस तरीके से काम करता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ऑसिलेटर, लॉजिक गेट और नॉट एंड नैंड नॉर, ये सारे जो लॉजिक गेट्स होते हैं इनके बारे में इसी में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9वां यूनिट, ठीक है। बाकी इसके पहले तो कोई नहीं है, हाँ ये छूट गया था आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, जैसे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल का ऑफ एटम, बोहर मॉडल, एनर्जी लेवल्स
और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कंपोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मासेस, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सारे टॉपिक आपको पता चलेंगे कि क्या होते हैं, इनको एकदम डिटेल में अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल रेज एंड दियर प्रॉपर्टी, रेडियो एक्टिव डीके, इन लोग का डीके किस प्रकार से होता है, और उसके बाद मास एनर्जी रिलेशन और आपका मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग को एटम्स एंड न्यूक्लियाई में बताई जाएंगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 बार ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, और ये वाला मैंने इसके बाद आपको बताया। ठीक है, और बाकी चीजें तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, इसके बाद आपका एक लास्ट बचा हुआ है, एक लास्ट यूनिट बचा हुआ है, यूनिट नंबर 10। इसके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार प्रणाली, मतलब इसमें क्या पढ़ना है, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ओनली, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, स्पीच, टीवी, मतलब बैंडविड्थ जो सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल डाटा क्या होता है, बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं इन द एटमॉस्फेयर, स्काई, स्पेस, वेव प्रोपेगेशन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का। तो इस प्रकार से हम लोग इतनी चीजों को हम लोग को फिजिक्स के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो यही सारे चीजें हम लोग को पढ़ना है। और हाँ, ये आपका यूनिट 10 अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके अच्छे मार्क्स आना तय है, क्योंकि आपने 12th में आपको बोर्ड एग्जाम अभी देख के खाली होंगे। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम देख के खाली होंगे, या जिनका 1 साल छूट गया है वो तो पिछले साल पढ़े होंगे तो कुछ तो याद होगा, अगर नहीं भी याद होगा तो मैं सारे टॉपिक्स को अच्छे से आपको बताया जाएगा, जिससे सभी चीजें आपको रिमाइंड हो जाए। ठीक है, तो यही 10 यूनिट आपको पढ़ना है। और हाँ, लास्ट में एक और चीज मैं बता देता हूं, हमारी CUET ऑनलाइन प्रिपरेशन 2024 की आपका एक बैच लॉन्च किया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सामर्थ्य बैच कहते हैं। और इसमें BA, BSc, BCom, BA, LLB के लिए कोर्सेज आपके चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से कंप्लीट सिलेबस, ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी, क्लास के जो फीचर रहेंगे वो सारी चीजें आपकी क्लास मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में रहेगी। लाइव डाउट सेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको लाइव डाउट सेशन दिया जाएगा अगर रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का मतलब जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको टेस्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, क्लास नोट्स, सिलेक्टेड नोट्स, और उसके बाद पर्सनल गाइडेंस टिल एग्जाम। ठीक है, जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता तब तक आपको अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, वो आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2000 का वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा, हमारे DNS एजुकेयर ऐप पे आप इस कोर्स को ले सकते हैं। क्योंकि आपको BSc मैथ करना है तो BSc मैथ के लिए आप DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद आपको किस प्रकार से पेमेंट करना है, और अगर और कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर पूछ सकते हैं। 9 AM to 6 PM आप कॉल कर पूछ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से कोर्स लेना है। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी, और आई होप कि आप लोग सारी चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। ठीक है, क्योंकि आप अभी से तैयारी में नहीं लगेंगे तो आपकी सारी चीजें मतलब कि आपका एग्जाम अच्छा ना जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।